तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं समावेशी शिक्षा का वर्ष 2018 का पेपर। तो आइए फटाफट से सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं ताकि ये सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, जैसा कि आपकी हमेशा से डिमांड होती है। तो प्लीज़ कंटेंट को यूज़ करिए अपने एग्ज़ाम में, इससे कुछ गाइडेंस लीजिए जिससे कि आपको आपके एग्जाम में अच्छे उत्तर लिखने में मदद मिले। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव एजुकेशन? सारांश में ही उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि आपको सारांश में उत्तर लिखना भी है। तो क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जहाँ की मात्र 50 शब्दों में आपको 2 अंक के प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें कि सामान्य बालक बालिकाओं और मानसिक रूप से शारीरिक रूप से पिछड़े बच्चे, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मंद बच्चे, शारीरिक अक्षमता वाले बच्चे यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में एक साथ बैठाकर पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा समानता के अधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसके सभी शैक्षिक कार्यक्रम कुछ इसी प्रकार से आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि समावेशन, समानता और सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का, सीखने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसे संस्थानों में विशिष्ट बालकों के अनुरूप प्रभावशाली वातावरण तैयार किया जाता है और नियमों में अगर आवश्यक हो तो कुछ छूट भी दी जाती है। बालक जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको समावेशी शिक्षा के द्वारा सामान्य विद्यालय में जो सामान्य बालक होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके योग्य या उनसे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हेल्प करके, अधिक सहायता देकर उन्हें भी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षा देने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि जो पिछड़ा बालक है वो शैक्षिक रूप से ना पिछड़ जाए या सहायता की कमी में या सहयोग की कमी में या मार्गदर्शन की कमी के कारण वो सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा पीछे ना रह जाए। तो समाज से शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें कि बालक बालिकाओं को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के साथ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के वही शिक्षा दी जाए, वही अवसर उपलब्ध कराया जाए जो कि एक सामान्य बालक को दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर इसके हम लोग कुछ परिभाषा देखना चाहें तो समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक को बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने देने का अवसर प्रदान करना। स्टीफन और ब्लैकहर्ड के अनुसार शिक्षा के मुख्य धारा का अर्थ है बालकों की शिक्षा, कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना या समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देता है। यर्शेल के अनुसार समावेशी शिक्षा के कुछ कारण योग्यता, लिंग, प्रजाति, जाति, भाषा या चिंता का स्तर, सामाजिक और आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार या धर्म से संबंधित होता है। देखिए, अब जो जैसी परिभाषा वो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा मनोरंजक ना हो तो भी मत करिएगा। तो समाज से शिक्षा अधिगम के लिए ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के लिए नए नए आयाम खोलती है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन, यानी कि विशेष शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं, यानी कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम उन छात्रों के तैयार किए जाते हैं जो कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या भावनात्मक रूप से किसी भी कारणवश से पिछड़ जाते हैं या पिछड़े हुए होते हैं। विशेष शिक्षा छात्रों को शिक्षित करने का एक स्वरूप है जिसमें कि विकलांग छात्र, पिछड़े छात्र, अधिगम असमर्थ छात्र, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए छात्र जिनके की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं उसका ध्यान में रखकर इस तरह से शिक्षा को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वे स्कूल में अन्य बच्चों के समान ही जो आवश्यक कौशल, गुण और योग्यताएं अर्जित करनी चाहिए उसको वो अर्जित कर पाएँ, नया नया ज्ञान वो सीख पाएँ। विशेष शिक्षा जिसे कि विशेष आवश्यकता वाली शिक्षा भी कहा जाता है, ये उन बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है जो कि सामाजिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से सामान्य बच्चों की तुलना में कहीं उनको अवसरों की वो
पूरी कमी हो रही थी या वो अवसर उन्हें नहीं मिल रहे थे। ठीक है। विशेष शिक्षा भावनात्मक, व्यवहारिक, संज्ञानात्मक हानि या बौद्धिक पिछड़ेपन वाले छात्रों को वो सारे अवसर प्रदान करती है जिसमें कि अगर कोई बच्चा श्रवण बाधित है, दृष्टि बाधित है, भाषा संबंधित कोई विकार है उसके अंदर, या सीखने में किसी प्रकार की अक्षमता है, इसके बावजूद भी वो सारी चीज़ें सीख सकता है जो कि एक सामान्य बच्चा सीखता है। ठीक है। तो उन्नत शैक्षिक क्षमता वाले प्रतिभाशाली छात्र होते हैं, ऑर्थोपेडिक छात्र होते हैं, स्नायु दुर्बलता वाले छात्र होते हैं, ये सभी बच्चे विशेष आवश्यकता वाली श्रेणी में आते हैं और इनके लिए विशेष प्रबंध जब किए जाते हैं तो हम कहते हैं स्पेशल एजुकेशन यानी कि विशेष शिक्षा। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि शारीरिक अक्षमता क्या है। तो देखिए दोस्तों, शारीरिक अक्षमता क्या है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम इसकी परिभाषा को जानते हैं। जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से सामान्य जो गतिविधि है या कार्य है अगर उसे भी करने में सक्षम नहीं है, या वह किसी कष्ट या बाधा का अनुभव करता है, या उसका कोई अंग इतना कमजोर या विक्षिप्त हो कि वह सामान्य कार्य भी ना कर पाए, तो वह विकलांग कहलाता है। तो विकलांग व्यक्ति के बारे में तो हम समझ गए। अब शारीरिक विकलांगता को किसी व्यक्ति की शारीरिक कार्य प्रणाली, गतिशीलता, निपुणता या सहन शक्ति पर एक सीमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके कारण किसी व्यक्ति की सामान्य दैनिक गतिविधियों को करने में भी अक्षमता देखने को मिलती है, यानी कि पर्याप्त रूप से या दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है। तो जब किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की अक्षमता होती है जिससे कि वो अपने रोजमर्रा के काम भी ना कर पाए, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से विकलांग। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति जिसके कि एक हाथ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इस हाथ से जिससे कि लोग खाना खाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर किसी का ये हाथ ना हो तो वो सारे काम जो कि इस हाथ से संभव हैं वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को भी हम शारीरिक रूप से विकलांग कह सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश किसी व्यक्ति की दृष्टि यानी कि आंखों की रोशनी चली जाती है, तो वो शायद देखने का काम नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसे हम दृष्टिबाधित कहें। तो इस प्रकार की अगर किसी प्रकार की शारीरिक अपंगता या शरीर का कोई अंग ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग शारीरिक रूप से विकलांग कहते हैं। शारीरिक अक्षमता के कई सारी श्रेणियां और वर्ग हो सकते हैं, जिसमें कि आप देखोगे सबसे पहले सांस संबंधी विकार हो सकता है, अंधापन हो सकता है, सुनने से संबंधित श्रवण बाधिता हो सकती है, किसी को मिर्गी या नींद की बीमारी होती है, किसी को आप देखोगे सेरेब्रल पैलिसी यानी कि मस्तिष्क पक्षाघात होता है, किसी को किसी प्रकार की बीमारियां होती हैं, किसी को वात रोग होता है, किसी की रीढ़ की हड्डी में समस्या होती है, यानी कि चलने फिरने में भी वो अयोग्य होता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी शारीरिक विकलांगताएं आप देखोगे। ठीक है। अगला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल एजुकेशन। देखिए रेमेडियल एजुकेशन के बारे में हमको यहाँ पर चर्चा करना। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेमेडी क्या होता है। देखिए अगर शाब्दिक अर्थ के ऊपर जाएं तो लिटरल मीनिंग ऑफ रेमेडी इज टू फिक्स और हील, यानी कि कोई चीज़ अगर अपने मुख्य भाग से हट गई है तो उसे वापस उस जगह में फिक्स करना, या अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसे वापस ठीक करना, ये कहलाता है रेमेडी। ये इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आइए हम हिंदी वाला पार्ट देखते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। आइए, उपचार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक करना या सही करना। तो इसी प्रकार से उपचारात्मक शिक्षा वंचित या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में जो पिछड़ापन आ गया, जो कमी आ गई है, उसे पूरा करने में मदद करती है, जो कि उनकी वृद्धि और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार एक चिकित्सक विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार करके उत्तम स्वास्थ्य यानी कि हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, उनका प्रयास करता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी यानी कि पढ़ने लिखने से संबंधित या कोई भी कार्य करने संबंधित जो उनके अंदर दोष है या जो कमी है उसका पता लगाकर उसको दूर करने का प्रयास करता है, जिससे कि छात्रों के ज्ञानार्जन की जो समस्या है वो दूर हो जाए, ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया में जो भी बाधाएं आ रहे हैं वो दूर हो जाएं, जिससे कि वो सही दिशा में आगे बढ़ पाएं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम औपचारिक शिक्षा यानी कि उपचारिक शिक्षा कह सकते हैं। ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण की अगर परिभाषा की बात करें तो हम देख सकते हैं योकम और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उस विधि को खोजने का प्रयत्न करता है जो छात्रों को अपनी कुशलता या विचार की त्रुटियों को दूर करने में मदद करता। तो उपचारात्मक शिक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं
छात्रों के अंदर जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी कमियां हैं, उनके पढ़ने के समक्ष जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण जो है वास्तव में उत्तम शिक्षण है, क्योंकि यह छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करती है और जो लोगों को प्रेरित करती है, जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। तो आप देखेंगे उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक अपने छात्रों की कमियों को दूर करता है और छात्र को भी उपचारात्मक शिक्षण द्वारा बहुत लाभ मिलता है, जिससे कि वह अपने कमियों को दूर कर बेहतर प्रदर्शन करता है, वो अब बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के अगर हम उद्देश्यों की बात करें तो छात्रों के ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, छात्रों के अंदर जो अधिगम संबंधी दोष हैं उनको दूर करना और छात्रों के अंदर जो दोषपूर्ण आदतें हैं, जो अच्छी कुशलताएं उनका विकास करना, अच्छी मनोवृत्ति का विकास करना, उत्तम आदतों का विकास करना, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत छात्रों को उन आवश्यक आदतों, कुशलताएं या मनोवृत्तियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है जो उनके द्वारा अभी तक नहीं सीखी गई थी। छात्रों के अंदर अवांछनीय रुचियां, आदतें, गतिविधियां या व्यवहारों को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनके स्थान पर अच्छे आदर्शों और दृष्टिकोणों को विकसित करने के लिए उन्हें उचित वातावरण और माहौल प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है राइट डाउन द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिटार्डेड चिल्ड्रन, यानी कि पिछड़े बालकों की कुछ 4 विशेषताएं आपको बतानी। मैंने यहाँ तो बहुत सारी लिख दी हैं। तो मानसिक विकलांगता यानी कि मंदबुद्धि बच्चों के बारे में यहाँ लिख रहे हैं। तो मानसिक रूप से विकलांग बच्चे, वयस्क और बच्चे दोनों में ही आप देखोगे कि इस प्रकार की कई सारी विशेषताएं देखने को मिलती। सबसे पहले उनमें जो भाषा विकास होता है, खासतौर पे मौखिक भाषा विकास, उसकी गति जो होती है बहुत निम्न होती है, यानी कि मौखिक भाषा का विकास जो है बहुत देरी से होता है। उनके अंदर जो स्मरण क्षमता जो होती है वो कम होती है। सामाजिक नियमों को वो समझ नहीं पाते या उनका ठीक से वो पालन नहीं कर पाते। कई बार जो है साधारण सी समस्या या साधारण सी समस्यात्मक परिस्थिति में रहकर वो उसका समाधान नहीं कर पाते, उसकी चुनौती का सामना नहीं कर पाते। वह स्व सहायता या खुद अपनी देखभाल करने में भी कई बार अक्षम होते हैं। उनके अंदर वो आधारभूत ज्ञान या कौशल नहीं होता है जिससे कि वो अपनी खुद की ही देखभाल कर पाए। साथ ही साथ अगर कोई नई परिस्थिति आ जाए तो उसमें वो अपने पुराने अनुभव, उन्होंने जो पहले सीखा है या जो उन्होंने देखा है, उसका उपयोग करके वो नई परिस्थिति के अनुसार उपयोग नहीं कर सकते, अपने आप को नहीं ढाल सकते। जो पिछड़े बालक होते हैं उनमें स्मरण शक्ति तो कम होती है, साथ ही साथ वो समस्या चिंतनशीलता और आप बोलते हैं कि नवाचार की कमी देखने को मिलती है। इस प्रकार के बच्चों में आप देखोगे कि बौद्धिक कार्य जो है करने की जो प्रक्रिया होती है, बौद्धिक क्षमता होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। ये बालक विद्यालय की परीक्षाओं में बार बार असफल व अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। डिफाइन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है कि इंटेलिजेंट क्वोशिएंट को डिफाइन करिए। देखिए क्या है भैया, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अर्थात कि बुद्धि लब्धि, यह तर्क करने और समस्याओं का हल करने की क्षमता का एक पैमाना है। यह अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि अपने ही आयु वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में एक विशिष्ट परीक्षण में आप कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मतलब कि अगर 10 साल के 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे एक ही प्रश्न को कितने बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हल करते हैं या उसका किस प्रकार का वो जवाब देते हैं। तो बुद्धि लब्धि लघु और दीर्घकालिक स्मृति दोनों को मापता है और उसका मापन करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर आईक्यू की अवधारणा की बात करें तो आईक्यू की अवधारणा का जो जनक के रूप में हम जानते हैं वो जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न को जानते हैं। इन्हीं के द्वारा आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था। एक आईक्यू क्या है? एक संख्या है जो किसी व्यक्ति की तर्क क्षमता का ज्ञान कराती है। संक्षेप में हम कहें तो अगर हमें किसी व्यक्ति का आईक्यू पता है तो हमें यह अनुमान लगाने में मदद हो जाती है कि कोई व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर देने में कितना सक्षम होगा। हम उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसके बौद्धिक क्षमता के बारे में एक अनुमान लगा सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बौद्धिक रूप से कितना सक्षम होगा। अगर किसी का हमें आईक्यू कैलकुलेट करना है तो हमें उसकी मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग देना होगा और जो भागफल आता है उसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी फॉर्मूला है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु, यानी कि जो वास्तविक आयु है गुणे 100।
अगला प्रश्न है यानी कि राइट डाउन द 4 एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के 4 उद्देश्य लिख रहे। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य है उसमें सबसे पहला है कि सभी छात्रों को समान अवसर दिया जाए। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उन्हें प्राथमिक शिक्षा जरूर मिले। साथ ही साथ विविधता का सम्मान किया जाए और अनेकता में एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। जाति, लिंग, अक्षमता, चिकित्सा या अन्य आवश्यकताओं के बावजूद या अन्य पिछड़ेपन के बावजूद भी सभी छात्रों को एक समान अवसर मिले, सभी एक साथ मिलजुल कर पढ़े और आगे बढ़े। छात्रों को उनकी प्रतिभा, प्रदर्शन आदि के आधार पर वर्गीकृत ना किया जाए, उनको समान अवसर दिए जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न है राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। सब नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देखते हैं प्रतिभा संपन्न बालकों की कुछ 4 विशेषताएं हैं। वैसे तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आपको जस्ट यहाँ दिखा। ये बहुत ही चौकन्ने होते हैं, बहुत अलर्ट होते हैं, इनमें बहुत तीव्र बुद्धि होती है, हर चीज़ को जल्दी से सीख लेते हैं, हर चीज़ को जानने के अंदर इनके अंदर जिज्ञासा होती है। जो प्रतिभावान छात्र होते हैं वो नई नई बातों को बहुत जल्दी से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। उनके अंदर जो बुद्धि होती है वो तीव्र होती है और स्मरण शक्ति भी जो बहुत उत्कृष्ट होती है। समान उम्र के बच्चों की तुलना में उनका जो प्रदर्शन होता है वो अच्छा होता है। साथ ही साथ उनका जो ध्यान केंद्रित करने की बात होती है वो सामान्य अवधि तक में, सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी तुलना में वो लंबी समय तक किसी विषय के ऊपर ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं। उनके अंदर तर्क करने की उत्कृष्ट क्षमता होती है और समस्या के समाधान के लिए भी जो अलग अलग दृष्टिकोण से वो सोचने में सक्षम होते हैं। वो विषय के ऊपर गहन रुचियाँ रखते हैं, वो अलग अलग विषयों को बेहतर तरीके से, गहन तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं, समझ विकसित करते हैं। साथ ही साथ वो उनके अंदर उत्कृष्ट कल्पना शक्ति होती है, नवाचार होता है, वो नई नई चीज़ें नए नए तरीके से करना चाहते हैं, वो कल्पना शक्ति में बहुत ही अच्छे होते हैं। उनके अंदर अभ्यास या दोहराव के साथ जल्दी सीखने का भी एक विशेष गुण होता है। साथ ही साथ आमतौर पर सीखने के लिए आंतरिक रूप से ही वो प्रेरित होते हैं, वो कुछ नया सीखने के लिए लगातार सोचते रहते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। नई चीज़ें सीखने, जानकारी मांगने का उतना ही आनंद लेते हैं जितना कि अपने लिए वो उपयोगी कार्य करने का आनंद लेते हैं। तो ये कुछ बात है। इनकी भौतिक गतिविधियों में आनंद लेते हैं, यानी कि जो मेंटल एक्टिविटी होती है उनको करने में इन्हें मज़ा आता है। दार्शनिक और सामाजिक मुद्दों में वो रुचि लेते हैं। इनके अंदर अविस्मरणीय तरीके के एक तरह से चिंतनशीलता होती है, तर्क शक्ति होती है, बहुत ही लॉजिकल बात करते हैं। साथ ही साथ हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं। इनके अंदर हमेशा पूर्णता होती है, यानी कि कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। इनके अंदर एक उत्कृष्ट नेतृत्व कौशल होता है, हर चीज़ को वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हर चीज़ में वो अपना पूरा योगदान करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन। वैसे तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट लिखे दोस्तों, आप इसको लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप के इसमें जैसी आपकी आवश्यकता हो आप उसके हिसाब से इसको लिख सकते हो। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए, विकलांग बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में शिक्षक की भूमिका विकलांगता के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य भूमिकाएं जो हैं वो कॉमन है। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण जो कार्य है, जो दायित्व है वो सभी शिक्षकों के लिए होती है। जैसे कि कक्षा में पिछड़े और विकलांग बच्चों की पहचान करना। अब जब आपने विकलांग बच्चों की पहचान कर ली है तो उन्हें जांच के लिए विशेषज्ञों के पास भेजना, इलाज के लिए उनको बताना और साथ ही साथ माता पिता और विशेष तौर से स्कूल प्रबंधन को भी इसके बारे में सूचित करा। विकलांग बच्चों को सहज तरीके से बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना, सामान्य बच्चे एवं दिव्यांग बच्चों के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सके ऐसा वातावरण निश्चित करना। विद्यार्थी को कक्षा में सही स्थान पर बैठाना ताकि वह आराम से पढ़ सकें। अगर किसी प्रकार की समस्या हो रही तो उस समस्या को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विकलांग बच्चों को आईडी के तहत प्रदान की गई सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाना का कार्यक्रम भी तैयार करना। ठीक है, जहाँ भी संभव हो, अगर वास्तु संबंधित यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित यानी कि बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन संबंधित अगर कोई समस्या है तो उसको दूर करना, जिससे कि बच्चों के चलने फिरने में, पढ़ने में, सुनने में, बैठने उठने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, विकलांग बच्चों को लगभग सभी गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और पाठ्यक्रम में जहाँ तक संभव हो उपयुक्त रूप से फेरबदल करना चाहिए ताकि विकलांग बच्चों को आराम हो, पढ़ने में चीज़ों को उन्हें राहत मिल सके, चीज़ों को सीखने में, ताकि वो अपनी गति से भी चीज़ों को सीख सकें।
शिक्षण सामग्री तैयार करते समय शिक्षक सामग्री को तैयार करते हुए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये विकलांग बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो, वो विकलांग बच्चों को भी लाभ पहुंचाए। माता पिता का मार्गदर्शन और प्रदर्शन करते रहना चाहिए ताकि वो माता पिता को भी अपने बच्चों की असमर्थताओं के बारे में पता हो और माता पिता भी अब अपने बच्चों के विकास में एक सकारात्मक योगदान दे सकें। बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दक्षताएं प्रदान करना। एक विशेष प्रकार के बच्चे की क्या आवश्यकताएं होती है इसको सीखना, समझना और उसे किस प्रकार से हम पूरा कर सकते हैं इसके लिए भी प्रयास करना एक समावेशी शिक्षा की दायित्व होते हैं। यदि संसाधन कक्षा उपलब्ध हो तो शिक्षक संसाधन शिक्षकों का सहयोग करना। अगर विद्यालय में कोई स्पेशल एजुकेटर है तो स्पेशल एजुकेटर को अपने कार्यों को पूरा करने में एक सामान्य रूप से जो कक्षा शिक्षक होता है उसे मदद करनी चाहिए। दूसरा, चिकित्सा और शारीरिक कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिभावकों के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। विकलांग और सामान्य बच्चों के बीच सहयोगात्मक शिक्षा की गुंजाइश को विकसित करना चाहिए, ऐसे वातावरण को बनाना चाहिए। ठीक है, उपलब्धि एवं निदान उपकरण का निर्माण करना चाहिए, यानी कि बच्चों की उपलब्धि को बेहतर करने के लिए पिछड़े बालकों को अच्छा साधन उपलब्ध हो, उनकी शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए जो भी उपाय किए जाने चाहिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मूल्यांकन को अनुकूल करना है, यानी कि उनके द्वारा सीखी गई चीज़ों का उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, ऐसे टेस्ट डिज़ाइन करने चाहिए, ऐसे उपकरणों का विकास करना चाहिए। विकलांग बच्चों में प्रतिभा का पोषण करना चाहिए। विकलांग बच्चों के अंदर जो भी प्रतिभा है उसे और बेहतर करना और निखारने का हमें प्रयास करना चाहिए। जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता हो उन्हें उपचारात्मक निर्देश, उपचारात्मक शिक्षण भी प्रदान करें। ये एक समावेशी शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है। आखिरी प्रश्न देखेंगे वर्ष 2018 से, यह है कि व्हाट इज ऑटिज्म। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट ईयर के प्रश्न होंगे उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ऑटिज्म क्या है? एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। ऑटिज्म क्या है? स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसके रूप में भी हम जानते हैं, ADHD जानते हैं हम लोग इसे। ऑटिज्म यानी कि स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर होने वाली एक विकासात्मक विकलांगता है। ASD वाले कुछ लोग एक ज्ञात अंतर होता है, जैसे कि अनुवांशिक स्थिति इसमें है। इसका आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मान लीजिए आप उनका नाम पुकार रहे हैं और वो अपना नाम सुन के कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा, वो जब आप उससे बातचीत करो वो आपसे आंखें नहीं मिला रहा, जब आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हो, कुछ बात बोलते हो, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। यदि कोई विशेष स्वाद, गंध या ध्वनि ऐसे बच्चों को पसंद ना हो जिन्हें ऑटिज्म है तो वो बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बार बार दोहराई जाने वाली हरकतें करते हैं, जैसे कि हाथों को हिलाना डुलाना, पैरों को हिलाना डुलाना, अपनी उंगलियों को हिलाना या अपने शरीर के किसी भाग को हिलाना। तो इस तरह के लक्षण आप देखोगे। अगर कोई लगातार कर रहा है तो हो सकता है कि वो ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित हो। अन्य बच्चों की तरह ज़्यादा बात वो नहीं करते, गंभीर रहते हैं, शांत रहते हैं, लोगों से कम घुलते मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लक्षण थे जो कि आप देख सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्ष 2019 का पेपर।